बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए देख सकते हैं मैथमेटिक्स यानी कि गणित का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आउट हो चुका है। इस वीडियो में आपको बिल्कुल 100 में 100 ऑब्जेक्टिव का आंसर बताऊंगा जो कि सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। 18 फरवरी को जो आपका गणित विषय का एग्जाम है यही पेपर रहेगा सेम टू सेम। अभी अगर इस वीडियो का पूरा देख लेते हैं तो बाद में आप लोगों को पछताना नहीं पड़ेगा, नहीं तो जब एग्जाम देने जाइएगा 18 फरवरी को गणित विषय का एग्जाम तब पछताइएगा, काश यह वीडियो पहले देख लेते। पूरा यहीं से आपका प्रश्न रहेगा, तो इसलिए रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देख लीजिए आप लोग, ठीक ना। बिल्कुल 100 में 100 यहीं से रहेगा और आप लोग 100 में 100 ऑब्जेक्टिव ठोक के आइएगा, ठीक ना। बनाना आपको 50 है लेकिन 100 में 100 ऑब्जेक्टिव यहीं से रहेगा, ठीक ना। देखिए 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा लेकिन आपको 50 ऑब्जेक्टिव का ही आंसर देना है OMR शीट पे, तो सारा प्रश्न यहीं से छपेगा, तो पूरा रट लीजिएगा, ठीक ना। बाद में नहीं तो आप लोग पछताइएगा। चलिए इससे पहले आप लोग आज ही वीडियो पूरा देख लीजिए। पहला प्रश्न करा, यदि बिंदु x1 y1, x2 y2 और x3 y3 संरेख हैं तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। आप सभी को पता होगा कि त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेख होते हैं जब उनके क्षेत्रफल बराबर 0 रहता है तब, ठीक ना। तो यहाँ देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 x1 y2 घटा y3 प्लस x2 y3 घटा y1 प्लस x3 y1 घटा y2 बराबर 0। तो यही सूत्र होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर। लेकिन दो को अगर इधर ले जाएंगे 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि ए में जो है सूत्र सही दिया है, ठीक ना। त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र होता है सूत्र राइट है, इतना बराबर 0 होगा तभी आपका संरेख होगा तीनों बिंदु, ठीक ना। तो याद रखिएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। पूरा रट लीजिए, यही प्रश्न आपके एग्जाम में छपेगा, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, सारा प्रश्न यहीं से रहेगा। अब कह रहा है दूसरा प्रश्न, देखिए कह रहा है कि यदि 4 थीटा बराबर 4 तो थीटा का मान, ठीक ना। तो थीटा का मान हमें कह रहा है निकालने, तो थीटा का मान क्या निकलेगा ध्यान से समझिएगा। हमें क्या दिया है 4 tan थीटा बराबर 4 दिया है, ठीक ना। जो भी हल करने वाला होगा हल करते जाएंगे। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा 4/e4। तो एक बार में कट गया, यानी कि क्या आ गया, tan थीटा बराबर 1। तो 1 कितना का मान होता है, 1 जो होता है tan 45 डिग्री का मान होता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सारा प्रश्न यहीं से रहेगा, एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है, सारा प्रश्न आपको पढ़ लेना है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न कह रहा है यदि कोसेक थीटा बराबर 17/8 तो tan थीटा बराबर। आप सभी को पता होगा कि कोस थीटा का सूत्र होता है क्या, h/p। कोसेक थीटा का क्या सूत्र होता है, h/p, और h/p बराबर हमें 17/8 दिया है। तो tan का जो सूत्र होता है वह होता है p/b, यानी कि लंब बटे आधार। तो हमें b निकालना होगा, तो b बराबर सूत्र होता है h² घटा p² का अंडर रूट, ठीक ना। तो अब देखिए h हमें कितना दिया है 17 का स्क्वायर घटा p कितना दिया है 8 का स्क्वायर, ठीक ना। तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 घटा 8 का स्क्वायर 8 64 अंडर रूट, ठीक ना। अब देखिए इसमें से घटाइए, 9 में से 4 घटेगा 5, 8 में से 6 घटेगा 2 और 2 क्या बचा 225। 225 का वर्गमूल कितना निकलता है 15 निकलता है। तो अब p/b tan का सूत्र होता है, tan थीटा बराबर हमें चाहिए, तो tan थीटा बराबर होता है p/b। तो p हमें तो यहाँ से मालूम है, देखिए p मालूम है ना 8, तो 8/b कितना निकला 15,
तो 8/15 टेन थीटा का मान निकला। तो कहाँ पर आंसर है आपका 8/15 बी में ऑप्शन है। मैं बी आपको दिखा देता हूँ। देखिए बी में ऑप्शन है तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 8/15। हमने हल करके आपको दिखा दिया। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। सारा प्रश्न यहीं से रहेगा, एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा आप लोग, रिक्वेस्ट है। 18 फरवरी को यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा, गणित विषय, गणित के दिन, ठीक ना। चलिए चौथा प्रश्न करा, एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण होता है। एक घड़ी है, ठीक है ना, एक घड़ी, इसमें 60 मिनट में बनाया गया कोण। तो मिनट की सुई जो होता है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक घूमता है, फिर यहीं आता है। तो 60 मिनट यानी कि 1 घंटा, 1 घंटा में पूरा घूमेगा। तो 1 घंटा में पूरा घूमेगा तो वह जो है 360 डिग्री का कोण बनाएगा। चाहे वह मिनट वाली सुई हो या सेकंड वाली सुई हो या घंटा वाली सुई हो, अगर ये पूरा घूमेगा तो उसका पूरा घूमने का जो कोण बनेगा वह 360 डिग्री का कोण बनेगा। याद रखिएगा ये केंद्र पे, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर क्या कह रहा है। 5 नंबर कह रहा है कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक निकालने के लिए प्रथम 6 अभाज्य संख्या क्या क्या होता है। 6 अभाज्य संख्या क्या क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, ठीक, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 अभाज्य संख्या कह रहा है ना। अभाज्य संख्या में सिर्फ स्वयं से भागा लगता है या तो 1 से भागा लगता है, ठीक ना। तो अब हमें माध्यक निकालना है। तो माध्यक में क्या होता है कि पहले बढ़ते क्रम में थी तो बढ़ते क्रम में ही सजा दिए हैं। तो अब 6 गो है तो 2 गो इधर से ले लेंगे, 2 गो इधर से ले लेंगे। अगर 3 गो लेंगे तो बीच में कुछ नहीं बचेगा, तो इसलिए 2 गो लेना है। तो 2 गो ले लिए, बीच में 2 अंक बचा, 5 और 7, इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे, वही माध्यक हो जाएगा। 7 5 12/2 करेंगे तो 6 आपका माध्यक निकल जाएगा, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। माध्यक इसी प्रकार निकालते हैं, बढ़ते क्रम में सजा देंगे, फिर जितना अंक गिन लेंगे। अगर 7 अंक रहेगा तो 3 अंक इधर से, 3 इधर से लेंगे, तो बीच में जो अंक बचेगा वही आंसर होगा। लेकिन यहाँ बीच में 2 अंक बचा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिए, ठीक ना। चलिए आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है आपका। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री घटा 2 बराबर। तो सेक 45 का मान क्या होता है। सेक 45 का मान होता है √2। इसका स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे -2। तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, -2 यानी कि क्या निकल जाएगा 0। 0 ऑप्शन आपका कहाँ पर है तो बी में है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना अच्छा तरीका से आपको कोई नहीं समझाएगा, ठीक ना। चलिए 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो 2 शीर्ष यानी कि चित्त आने की परीक्षता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह 1/4 होगा। क्यों, क्योंकि देखिए एगो में होता है 1/2, 2 गो उछाल रहे हैं तो गुना कर देंगे 1/2, तो 1 एका 1/2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर 2 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो 4 हो जाएगा, 1/4, डी राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 8 नंबर प्रश्न, ठीक ना। 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2 1 - sin स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए। तो देखिए 2 ठीक गुना 1 - sin स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए बटे क्या दिया है कोस स्क्वायर ए। तो देखिए कोस स्क्वायर कट गया, इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र हम बैठा दिए कोस स्क्वायर ए। सिर्फ क्या बच गया 2 बच गया। तो 2 आपका कहाँ पर है तो 2 आपका सी में ऑप्शन है, लेकिन मिट गया है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ तो बी में माइनस है लेकिन माइनस में आया नहीं है, प्लस में 2 आया, तो सी में ऑप्शन है 2, तो 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बिल्कुल यही सब प्रश्न 18 फरवरी को आएगा गणित के दिन, तो पूरा रट लीजिएगा, ठीक ना। और बाद में आप लोग पछताइएगा अगर इस वीडियो का पूरा नहीं देखते हैं तो, ठीक ना। 9 नंबर का है 2 पासे एक साथ उछाले गए तो
दोनों पर एक ही संख्या आने की परीक्षा होगी, ठीक ना। दो पासा क्या होता है, पासा में जो होता है 1 से 6 तक होता है, एगो में 1 2 3 4 5 6 तक होगा, फिर दूसरा में 1 2 3 4 5 6 तक होगा। तो दोनों का कुल संख्या छोछा के 36 हो जाएगा, ठीक ना। और कुल एक ही संख्या आने की परीक्षा, ठीक ना। तो एक संख्या क्या होगा, तो 6 गो हो ना, 6 गो ही होगा। क्यों, क्योंकि या तो एक एक आएगा, एगो संख्या ही हो गया, या तो 2 2 आएगा, दोनों एक ही संख्या आना चाहिए। 2 2 आएगा, एक संख्या ही हो गया। 3 3 भी आ सकता है, 4 4 भी आ सकता है, फिर 5 5 भी आ सकता है, 6 6 भी आ सकता है। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 गो आएगा, 6 गो ऊपर रख देंगे। 6 एका 6, 6 छाके 36, यानी कि 1/6, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा 9 का, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 10 नंबर। सब्जेक्टिव भी बहुत जल्द अपलोड करेंगे, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी छात्र हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, एग्जाम से पहले मैं आपको पूरा करवा दूंगा, ताकि आप लोग 100 में 100 नंबर ला सके, ठीक ना। पूरा करवा दूंगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। चलिए 10 नंबर प्रश्न करा, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान। देखिए साइन थीटा, थीटा की जगह कह रहा है कितना, 90 रखने, तो 90 डिग्री रख देंगे, ठीक ना। 90 डिग्री घटा कोस थीटा, थीटा की जगह कितना रखना है, 90 डिग्री। देखते हैं क्या मान आता है। तो साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, घटा कोस 90 का मान क्या होता है, कोस 90 का मान 0 होता है। 1 में 0 घटाएंगे तो 1 क्या आ जाएगा, यानी एक ऑप्शन कहाँ पर है, तो एक ऑप्शन जो है आपका बी में है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए उम्मीद है कि समझ गए। अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर का रहा है, यदि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः में दिया है तो इसका विकर्ण होगा, ठीक ना। इसका विकर्ण निकालना है, तो इसका विकर्ण जो है आपका 11 का ए निकलेगा, क्या निकलेगा, ए निकलेगा 10√2, ठीक ना। विकर्ण का सूत्र होता है, उस सूत्र पे हम बैठाते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए घनाभ का विकर्ण का जो सूत्र होता है वह होता है रूट अंडर एल स्क्वायर, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक ना। यह सूत्र होता है, याद रखिएगा, घनाभ का विकर्ण बराबर। तो हमें क्या दिया है, ये दिया है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, तो यानी कि लंबाई हमें दिया है तो 10 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई 8 दिया है तो 8 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई 6 दिया है तो 6 का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक ना। तो अब 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, प्लस 8 64 प्लस 6 के 36, ठीक ना। सबका स्क्वायर कर दिए हैं। उसके बाद देखिए जोड़िए तो 64 और 36 टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 6 3 9 1 10 के 0 हासिल 1 1 1 2, 200 अंडर रूट। और इसको जब तोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 200 गुना 10 गुना 10 10 दंग 100 गुना 2 200, ठीक ना। तो 2 गो 10 मिल के बाहर निकल जाएगा, रूट में एगो 2 बच जाएगा, तो आया ना आपका 10√2। तो इस सूत्र को याद रखिएगा, घनाभ का विकर्ण बराबर यह सूत्र होता है, ठीक ना, कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सारा प्रश्न यहीं से रहेगा गणित के एग्जाम दिन, तो आप लोग पूरा रट के जाइएगा, ठीक ना। चलिए नहीं तो बाद में पछताइएगा आप लोग। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है, यदि किसी घटना की संभावना P है तो इसके पूरक घटना की संभावना होगी, पूरक घटना की संभावना होगी। तो मान लीजिए कि घटना की संभावना P है, तो पूरक मतलब देखिए कुल जो संभव परिणाम होता है संभव घटना का वह 1 होता है, क्या होता है 1। तो एगो इसमें मालूम है P, तो 1 में घटा देंगे ना P, तब ना दूसरा निकलेगा पूरक, तो D राइट आंसर हो जाएगा, 1 घटा P, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 13 नंबर। 13 नंबर आपका कह रहा है
कि आंकड़े दिया है 12, 17, 81, 26, 38, 42, 57, 62 का परिसर है। देखिए परिसर जो निकालते हैं, परिसर सबसे आसान है, लेकिन जब तक नहीं समझेंगे तब तक दिक्कत है। परिसर का सूत्र होता है उच्चतम मान घटा न्यूनतम मान। कोई भी अंक दे दे, सिर्फ यही होता है उच्चतम मान घटा न्यूनतम मान। उच्चतम मान में देखना है आपको, इसमें से सबसे अधिक मान क्या है। सबसे अधिक मान 62, सबसे अधिक मान तो आपका 81 हो जाएगा। तो सबसे अधिक मान लिख के उसमें घटाएंगे सबसे कम मान। सबसे कम इसमें क्या है, सबसे कम 12 है, 12 घटा देंगे, ठीक ना। कितना बचेगा, 11 में से 2 घटेगा तो 9, बचा 7 में से घटेगा तो 6, 69 कहाँ पर है, तो 69 आपका डी में है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। परिसर का सूत्र यही होता है कि सबसे ज़्यादा मान में सबसे कम वाला मान घटा दीजिए, आंसर निकल जाएगा, ठीक ना। इतना शॉर्ट कोट आपको कोई नहीं बताएगा, बस वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन समझ जाइएगा। 14 नंबर का रहा है, यदि किसी घन का किनारा प्रत्येक किनारा L इकाई हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। घन जो है उसका प्रत्येक किनारा यानी कि भुजा L दिया है, मान लीजिए A बराबर LA मान लीजिए, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मांग रहा है ना। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वह 6 भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ 6 भुजा की जगह L दिया है तो L हो जाएगा, यानी कि 6L स्क्वायर वर्ग इकाई बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 15 नंबर क्या कह रहा है, 15 नंबर कह रहा है कि आंकड़े 5, 4, 3, 9, 8, 9, 9, 11, 14 का क्या कर रहा है निकालने, कर रहा है कि बहुलक है, बहुलक निकालना है। तो आप सभी को पता होगा बहुलक जो होता है जो ज़्यादा बार लिखा हो, तो 9 देखिए इसमें 3 बार है, ज़्यादा बार है तो वही बहुलक हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो बहुलक में यही होता है कि जो ज़्यादा बार लिखा रहे वही बहुलक होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 16 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो है मानक विचलन नहीं है, मानक विचलन नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर कह रहा है निश्चित घटना की परिकता होती है। अगर कोई भी घटना निश्चित है, निश्चित घटना की परिकता 1 होता है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा आपका, सी राइट आंसर हो जाएगा 1। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप बेहतर तरीका से समझ जाएंगे। उसके बाद कह रहा है यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 cm और इसकी तिर्यक ऊंचाई 15 cm है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है उसका सूत्र होता है आपका पाई RL प्लस इसमें जुड़ जाता है आपका पाई R स्क्वायर। यह होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक ना। इसमें चाहे तो हम पाई कॉमन भी ले सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं, उसके बाद दोनों में R मिल रहा है तो R भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पाई और R निकल गया तो क्या बचा, L प्लस एगो R बच गया, यही सूत्र होता है, ठीक ना। तब हमें शंकु की त्रिज्या 14 यानी कि R हमें देवे किया है, R कितना दिया है 14 cm, ठीक। उसके बाद तिर्यक ऊंचाई का मतलब हुआ L, ठीक ना, तिर्यक ऊंचाई का मतलब L कितना दिया है 15, ठीक ना। तो अब बैठाइए तो पाई का मान 22/7 गुना R कितना दिया है 14 दिया है, ठीक ना। फिर ब्रैकेट में L हमको दिया है 15 प्लस R कितना दिया है 14, ठीक ना। बस सूत्र पे बैठाना है, सूत्र याद रहेगा तभी सवाल बनेगा, ठीक ना। अब देखिए 7 दूनी 14 कट जाएगा, 22 दूना कितना हो जाएगा 44, गुना करेंगे 22 दूना 44 गुना करेंगे इसको, उसके बाद पहले दोनों को जोड़ेंगे, 5 4 9 1 1 2 29, तो 44 गुना 29 करना है। 44 गुना जब 29 करेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1200
76 आ जाएगा, गुना कर लीजिएगा आप लोग एक बार, ठीक ना। गुना तो आप लोग कर सकते हैं ना, हम सूत्र पे बैठा दिए, आप लोग गुना कर लीजिएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? 1276 आपका राइट आंसर हो जाएगा गुना करने के बाद, ठीक ना। मोबाइल फ़ोन से भी आप लोग गुना कर सकते हैं या कॉपी पर भी कर लीजिए, इतना ठोक कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए, हम गुना करने में रहेंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। उसके बाद देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 19 नंबर आपका कह रहा है कि दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 3:4 है तो उसकी क्षेत्रफलों का अनुपात। कोई भी वृत्त रहे, ठीक है ना, अगर परिधि का अनुपात दिया है जितना, उतना ही इसका त्रिज्या होगा। जितना वृत्त का परिधि होता है उतना ही वृत्त का त्रिज्या का अनुपात होता है। तो त्रिज्या का अनुपात और वृत्त का अनुपात, परिधियों का अनुपात बराबर हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर क्षेत्रफल निकालना है तो स्क्वायर कर देना है। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। यानी कि 9:16 कहाँ पर है? तो डी में है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा, जितना वृत्त के परिधि का अनुपात होगा उतना वृत्त के त्रिज्या का अनुपात होगा, दोनों बराबर होगा। अगर क्षेत्रफल कह दे निकालने तो उसका स्क्वायर कर देना है, या परिधि दिया रहे या त्रिज्या दिया रहे, अगर क्षेत्रफल निकालना है तो सिर्फ स्क्वायर कर देना है, आंसर निकल जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर। 20 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो कोण ACB की माप, AC बीच में C है तो यानी कि एंगल C का मान हमें चाहिए। तो एंगल C कहाँ है? यहाँ है। किस में? ACB इधर चाहिए मान, ठीक है ना। चलिए अब मान निकालते हैं। इसका मान आपको हो जाएगा, देखिए ई एकांतर कोण है। एकांतर कोण में अगर ई 70 डिग्री दिया है ई बगल, तो ई बगल भी 70 डिग्री होगा, ठीक। अब बचा क्या? ए भी मालूम हो गया, ए भी मालूम हो गया, ए भी मालूम हो गया। तो आप सभी को पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोण जो होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक ना। अब हमें कोण ए भी मालूम है 70 डिग्री, ठीक, प्लस कोण बी भी मालूम है 55 डिग्री। आसानी से निकल जाएगा कोण सी बराबर लिखेंगे 180 डिग्री, ठीक ना। ये दोनों को जोड़िए तो हो जाएगा 5 7 5 12 125 प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, ठीक। जब कोण सी बराबर निकालेंगे तो 180 डिग्री ये जाके माइनस हो जाएगा 125 डिग्री। कितना बचेगा? 10 में से 5 घटेगा तो 5, 7 में से 2 घटेगा तो 5, यानी कि 55 डिग्री बच गया। एक में तो 1 0 हो जाएगा। 55 डिग्री कहाँ पर है? तो बी में है, यानी कि यहाँ आपका 55 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। समझ गए हैं? आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, ठीक ना। 20 नंबर हो गया। 21 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। 21 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। 2 का घातांक 144 को हम लोग तोड़ेंगे, ठीक ना। देखते हैं 2 का घात कितना आता है। 2 से तोड़ेंगे तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से तोड़ेंगे 3 दूनी 6, एक यहाँ 6 दूनी 12, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 18 दूनी 36, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 9 दूनी 18, 3 से तोड़ेंगे 3 तिया 9। तो 2 देखिए 1 2 3 4, 2 कितना 4 बार आया, 2 पर पावर 4 गुना 3 कै बार आया 2 बार, 3 पर पावर 2। तो हमें क्या मांग रहा है? 2 का घात। तो 2 है ही, 2 का घात कितना आया? 4। पावर होना चाहिए, पावर को ही घात कहते हैं। तो सी राइट आंसर हो जाएगा 4। 2 का घात कितना आया? सी आया, ठीक ना। चलिए 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 22 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या यानी कि रूट से बाहर नहीं आना चाहिए। तो 4 का वर्गमूल तो 2 निकल जाएगा, 100 का वर्गमूल 10 निकल जाएगा, और 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5 निकल जाएगा, यानी कि 9। तो ये सब तो तीनों ऑप्शन रूट से बाहर निकल गया, लेकिन रूट 17 बाहर नहीं निकलेगा। तो
तो यही आपका अपरिमेय संख्या है, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, जो रूट से बाहर निकल जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा, जो रूट में ही रहेगा वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक ना। 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या पूछ रहा है। तो अभी तुरंत हम बताए थे अभाज्य संख्या वह होता है जिसमें या तो स्वयं से भाग लगे या तो एक से भाग लगे, वही अभाज्य संख्या होता है। तो यहाँ देखिए आपका जो है सी में 41 में किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, या तो 41 से लगेगा या तो 1 से लगेगा। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है दो लगातार संख्याओं का मोसो, दो लगातार संख्याओं का मोसो निकालने कह रहा है। तो दो लगातार संख्या आपका क्या हो सकता है। लगातार संख्या 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 इस प्रकार। तो लेकिन दुए को लेना है तो 1 और 2 ले लिए। तो 1 और 1 को 1 गुना 1 लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 2 गुना 1। मोसो का मतलब होता है मोस यानी कि HCF। HCF का मतलब होता है जो दोनों में मिलता है। तो यहाँ भी 1 मिल गया, यहाँ भी 1, तो यानी कि आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 राइट आंसर। ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 25 नंबर कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या, इसमें परिमेय संख्या मांग रहा है। परिमेय संख्या वह होगा जो रूट से बाहर निकल जाएगा। तो पहले नंबर में ही ऑप्शन दिख रहा है जो कि बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 निकलेगा, 144 का वर्गमूल 12 निकलेगा। तो यह आपका रूट से बाहर निकल गया, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। इसी प्रकार आपको चेक करना है एग्जाम में भी। चलिए 25 हो गया। 26 नंबर का रहा है किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। सम पूर्णांक का रूप जो होगा वह आपका हो जाएगा 2p। क्या 2p। और विषम के लिए हो जाता है 2p + 1। सम यानी कि अगर हम p बराबर रखें 1 2 3 4 इस प्रकार रखें तो 2p जो हुआ 2 गुना 1 रखेंगे तो 2b आ जाएगा, 2 गुना 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 गुना 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, 2 गुना 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8। देखिए सब सम संख्या आ रहा है। तो सम संख्या का रूप यही होता है 2p। याद रखिएगा सम संख्या। ठीक ना। सम पूर्णांक के लिए, अगर विषम पूर्णांक के लिए कहे तभी हो जाएगा 2p + 1। याद रखिएगा ये आपका विषम के लिए हो गया, विषम। ठीक ना। और ये हो गया आपका सम पूर्णांक के लिए, दोनों पूछता है। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 27 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत होगा यदि हर के गुणनखंड में 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में आ जाए, या तो सिर्फ 2 पर पावर m के रूप में या सिर्फ 5 के पावर n के रूप में। ठीक ना। तो हर का गुणनखंड करके चेक करना होगा जिसका इसमें अशांत का रहा है, अशांत मिस्टेक हो गया। ठीक ना। तो अशांत के लिए भी वही नियम है। ठीक ना। अगर 2 हर के गुणनखंड में 2 पर पावर m या 5 पर पावर n के रूप में आ गया तो ये शांत होगा, इसके अलावा कुछ भी आ गया तो वो अशांत हो जाएगा। तो इसमें अशांत संख्या जो होगा वह आपका b हो जाएगा, क्योंकि इस समय देखिए 2 तो आ जाएगा, 50 को तोड़ेंगे, 1600 को भी तोड़ेंगे, 625 को तोड़ेंगे तो 5 आएगा घात में। लेकिन 243 को तोड़ेंगे तो इसमें आ जाता है 13 आ जाता है। ठीक ना। तो इसलिए बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो शांत हो जाएगा, क्योंकि इसके हर के गुणनखंड में जैसे हम लोग 243 को तोड़ते हैं 7 से लगाएंगे तो 7 या 21। ठीक ना। 7 से लगेगा, 3 से लगाएंगे 7 या 21, 3 बच जाएगा 33। 7 से नहीं लगेगा, 11 से लगाते हैं। 11 दूनी, हाँ 11 से लगेगा, लगाएंगे तो 11 दूनी 22, 3 बचेगा 11 या 33। हाँ इसमें देखिए 17 और 23 आ जाता है, तो 17 23 आ गया तो क्या हो जाएगा, ओ शांत हो गया। क्या ओ शांत। क्यों, क्योंकि इस रूप में नहीं आया, या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए,
तभी शांत होगा। तो अशांत आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी राइट आंसर, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 28 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 28 नंबर कह रहा है कि बहुपद 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग निकाले। शून्यकों का योग, देखिए ध्यान से समझिएगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कर रहा है निकालने। तो इसका सूत्र होता है -b/a, ठीक ना। तो ई आपका ए हो गया, ठीक, और ई बी हो गया, ई सी हो गया। तो बी के जगह क्या होगा, -14, माइनस लगा हुआ है तो लिखना है, ठीक ना। तो -14, उसके बाद ए आपका हो गया 5, ठीक ना। अब क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 14/5, 14/5 कहाँ पर है, सी राइट आंसर हो जाएगा 28 का, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 29 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय का गुणनफल जो है हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। परिमेय संख्या मान लीजिए 2 है, अपरिमेय संख्या मान लीजिए √2 है, तो 2√2 आएगा गुना करने पर, तो गुणनफल क्या आई, रूट लग गया तो अपरिमेय ही ना आएगा। तो इसलिए हमेशा परिमेय और अपरिमेय को गुना करेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 30 नंबर कह रहा है बहुपद x² माइनस 11 के शून्यंक है। तो देखिए x² माइनस 11 बराबर 0 रख देंगे, तो x² बराबर उधर जाके +11 हो जाएगा। जब x बराबर निकालेंगे तो इस पर रूट हो जाएगा 11, तो रूट चढ़ने के बाद क्या लग जाता है, प्लस माइनस, यानी कि एक बार प्लस में लिख सकते हैं √11 को, एक बार माइनस में √11। तो कहाँ पर है, प्लस माइनस, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। दोनों प्लस माइनस रूट में है, ठीक ना। चलिए 30 का भी हो गया। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है दिए गए समकोण त्रिभुज में AB/AC निकालने, AB/AC। तो AB आपका ई हो गया, /AC निकालने कह रहा है। तो AB/AC समकोण यहाँ है, ठीक ना, लेकिन हमें यहाँ क्या दिखा रहा है, अल्फा यहाँ है, तो अल्फा यहाँ है तो इसका मतलब लंब ई हो जाएगा, आधार ई हो जाएगा, कर्ण ई हो जाएगा, क्योंकि जिधर थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है तो ये आपका लंब हो गया यानी कि P हो गया, और ये आपका आधार हो गया यानी कि B, ई कर्ण हो गया यानी कि H, ठीक। तो अल्फा इधर कर रहा है तो हमें यही निकालने का है, AB/AC। तो आधार और कर्ण, तो आधार और कर्ण, आधार बटे कर्ण किस में होता है, कोस में, तो कोस अल्फा बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो 31 का बी राइट आंसर हो जाएगा, कोस अल्फा बराबर, क्योंकि कोस अल्फा में ही होता है आधार बटे कर्ण, ठीक, कोस में ही होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर, 31 नंबर तो हो गया। 32 का रहा कोसेक थीटा बराबर B/A, तो सेक थीटा का मान, तो कोसेक का अभी तुरंत बताए थे कि H/P होता है, और सेक का होता है क्या, H/B होता है, ठीक ना। ये होता है सेक का, ये होता है कोसेक का H/P। तो इसमें हमें B चाहिए, ठीक ना, क्योंकि हमें H/P बराबर दिया है, H/P बराबर B/A दिया है, ठीक। हमें जब तक B मालूम नहीं होगा तब तक सेक का मान कैसे निकलेगा। तो B का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, H का स्क्वायर घटा P का स्क्वायर अंडर रूट करेंगे। तो H हमें मालूम है, H हमारा B दिया है, तो B का स्क्वायर घटा P हमारा A दिया है, तो A का स्क्वायर, इस पर अंडर रूट करेंगे, ये B का मान मालूम हो गया, ठीक ना। अब निकाल दीजिए सेक थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, H/B। तो H तो हमें मालूम है B है, बटे B निकला है, B²
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट। कहाँ पर है ऑप्शन? ऑप्शन आपका ए में है, ए में है, देख सकते हैं, बी बटे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के अंडर रूट, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 30 डिग्री इंटू 10 आपका कितना दिया है? 10 लास्ट 10 दिया है 89 डिग्री। अगर इस तरह का कोई भी सवाल आपको दे, ठीक ना, तो इसका आंसर जो होता है वह 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 आंसर हो जाता है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 34 नंबर। 34 नंबर कह रहा है कि कोस 90 डिग्री घटा ए बराबर, कोस 90 डिग्री घटा ए बराबर जो सूत्र होता है वह हो जाएगा साइन ए। ठीक ना, सूत्र होता है साइन ए। कहाँ पर है? बी में है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 35 नंबर कह रहा है कि यदि ए बराबर 35 डिग्री तो साइन ए इंटू कोसेक ए का मान निकाल लें। तो देखिए साइन ए की जगह क्या रखना है? 35 डिग्री रखना है। ठीक ना, गुना कोसेक ए की जगह कितना रखना है? 35 डिग्री। ठीक, तो इसका मान जो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि एक सूत्र होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो थीटा की जगह तो 35 डिग्री है, दोनों सेम है, तो साइन 35 डिग्री गुना कोसेक 35 डिग्री बराबर 1, सी राइट आंसर हो जाएगा, सूत्र होता है। ठीक ना, चलिए 36 नंबर प्रश्न देखिए। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कोस थीटा बराबर, 3 थीटा बराबर हमें कितना दिया है? 90 डिग्री। ठीक, जब हम 3 से कटाएंगे तो 30 दिया 90 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर अब कितना आ गया? 30 डिग्री। हमें क्या चाहिए? कोस थीटा का मान। तो कोस थीटा का मान की जगह अब 30 डिग्री निकल गया है। तो कोस 30 का मान क्या होता है? सभी को पता होगा, कोस 30 डिग्री का जो मान होगा, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा √3/2। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 37 नंबर। ठीक ना, 37 नंबर का रहा है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 cm² हो तो इसकी परिधि निकालें। वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, इससे परिधि निकालना है, तो पहले त्रिज्या निकाल लेंगे। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल दिया है इससे त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या का सूत्र होता है πr² बराबर 154। ठीक ना, अब पाई का मान क्या है? पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुना r² बराबर 154। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? πr²। ठीक ना, उसके बाद जब r² बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 154 गुना, इस 7 जाके गुना हो जाएगा, बटे में 22 आ जाएगा। कटाएंगे इसको, 11 से 11 दूनी 22, 11 से कटाएंगे 11 एका 11, 4 वहाँ चल जाएगा, 11 चौके 44, फिर 2 से कटाएंगे इसको, 7 बार में कट जाएगा। यानी कि हमें r बराबर क्या प्राप्त हुआ? एगो 7 यहाँ गुना एगो 7 यहाँ। ठीक ना, और जब r बराबर निकालेंगे तो इस पे रूट हो जाएगा 7 गुना 7 पे, तो एगो 7 बाहर निकल जाएगा। अब हमें त्रिज्या मालूम हो गया, तो इसका परिधि का जो सूत्र होता है परिधि का 2πr, परिधि का सूत्र। ठीक ना, तो 2π का मान 22/7 रखेंगे गुना r कितना निकला है? 7, 7 7 कट गया, ये गुना में बच गया 2 गुना 22, तो 22 दूना 44। 44 कहाँ पर है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका 44 cm वृत्त की परिधि। ठीक ना, समझ गए? चलिए अगर आपको क्षेत्रफल दिया रहे, पहले त्रिज्या निकाल लेंगे फिर परिधि निकाल लेना है। इतना तो समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 37 का आपका सी राइट आंसर हो गया। चलिए 37 नंबर भी बन गया। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक ना, 38 नंबर प्रश्न कर रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसका मान कर रहा है निकालने।
ठीक ना। तो इसका भी मान निकालते हैं। देखिए हमें दिया क्या है कि साइन सेक थीटा, सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/कोस थीटा, ठीक, प्लस टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, हाँ साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक, ब्रैकेट लगा देंगे। इधर ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस साइन थीटा, ठीक, इसको लिखते जाना है, 1 है यहाँ। अब देखिए कोस कोस का एलसीएम कोस आ जाएगा कोस थीटा, ऊपर में क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक, इधर है फिर 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, ठीक। अब देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी के सूत्र पे बैठ गया तो क्या होता है ए स्क्वायर घटा बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आपका क्या हो गया 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर घटा बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब बटे में क्या है कोस थीटा, कोस थीटा। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा घटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा, ठीक। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, अब बटे में कोस थीटा। अब एगो कोस कट गया क्योंकि ऊपर में स्क्वायर है तो यानी कि 2 कोस है, तो एगो कोस बच जाएगा, एगो कोस थीटा बच जाएगा, तो एगो कोस थीटा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 38 का, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, जहाँ तक हमसे समझाने का कोशिश होता है हम समझा देते हैं, ठीक ना। 39 नंबर प्रश्न क्या करें, यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। एक स्तंभ है, ठीक ना, एक स्तंभ, इसकी छाया की लंबाई जो है स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है, छाया की लंबाई मान लीजिए स्तंभ की ऊंचाई 1 है और इसकी छाया की लंबाई तो 1 से गुना का लंबाई स्तंभ की ऊंचाई √3 गुनी है, तो √3 गुना 1 करेंगे तो √3 हो जाएगा। तब सूर्य का उन्नयन कोण मांग रहा है, यानी कि यहाँ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो मान लीजिए ए बी सी है, ठीक ना, ये ए मान लिए। तो अभी यहाँ हमें डिग्री मांग रहा है यानी थीटा मांग रहा है, तो ये क्या है लंब है, ये आधार है, ये कर्ण हो जाएगा। तो लंब और आधार किस में इसमें दिया है, तो लंब और आधार किस में होता है tan थीटा में, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी कि 1/√3। तो 1/√3 कितना का मान होता है tan, कितना का मान होता है 1/√3, तो वह tan 30 डिग्री का मान होता है, तो यानी कि थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री कहाँ है ऑप्शन ए में है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 39 भी हो गया। 40 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा बराबर, देखिए इसमें जो होता है इसका एगो सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा घटा tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, लेकिन यहाँ देखिए उल्टे दिया है तो इसमें माइनस कॉमन लेंगे तब ना इससे किधर आएगा, और 9 भी निकाल लेंगे, 9 दोनों में है 9 भी कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लिए तो सेक इधर हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, सेक स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और 10 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा, ठीक ना। तो 9 और इसका सूत्र क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इस सूत्र पे बैठ गया 1 हो जाएगा, 9 माइनस 9 गुना 1 करेंगे तो -9 ही आ जाएगा, यानी कि -9 बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 41 नंबर प्रश्न कह रहा है समांतर श्रेणी 25, 20, 15 का कौन सा प्रथम पद ऋणात्मक पद है, ठीक ना, कौन सा प्रथम पद ऋणात्मक होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें क्या करना है कि पहले मान लेना है कि an बराबर 1, देखिए ये प्रथम पद यानी कि a बराबर मालूम हो गया 25, ठीक। उसके बाद जो है 20 डी निकालना है, डी प्रथम पद निकाल दिए 25, प्रथम पद, डी कैसे निकालेंगे दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे, 20 में से 25 घटाएंगे तो कितना निकलेगा -5 निकलेगा, और इसे हम क्या करेंगे an बराबर 0 मान लेंगे, 0 मान के हल करेंगे, ठीक ना। तो हम लोग an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी इस सूत्र पे चलेंगे। an हमें कितना an बराबर 0 रख लिए हैं, बराबर
ए हमें कितना मालूम है 25 प्लस n-1 इंटू डी कितना निकला है -5। ठीक, अभी हो जाएगा 0 बराबर 25 इसको गुना करिए तो इससे तो माइनस प्लस माइनस 5 गुना n करेंगे तो 5n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 का 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 बराबर 25 ये हो 5 प्लस में 25 ही तो 25 5 30 हो जाएगा, -5n। ठीक ना, तो ये इधर आएगा तो -30 हो जाएगा बराबर -5n। 5 से कटाएंगे 6 पंचे 30, माइनस माइनस भी कट गया यानी n बराबर 6 निकला। लेकिन 6 निकला कब, जब हम 0 रखें। तो इसी को माइनस में ले जाएंगे एगो और पद तो 6 1 7 पद हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ये छठा पद निकला, 0 रखें तब ना, वही माइनस में ले जाएंगे तो माइनस में तो हमें पता नहीं है कितना है, तो हमें डी निकला है -5, इसी में -5 करेंगे तो 11 चले जाएगा। 11 जो है वह आपका हाँ एक पद करेंगे तो ये तो मेरा निकला 0 पर, एक पद और ले जाना है माइनस में, तो हाँ 7वां पद हो जाएगा, क्योंकि हम 0 रखे हैं ना, यहाँ माइनस में कह रहा है ऋणात्मक निकालने, तो 7वां पद हो जाएगा। ठीक है ना, एक पद अपने से जो जोड़ देना है उसमें। ये पद हुआ, nवां पद कितना निकला 6वां पद, तो 6वां निकला तो हमें माइनस में ले जाना है, ये तो हम 0 रखे थे, माइनस में ले जाएंगे तो एक पद और जुड़ जाएगा, यानी कि 7वां पद हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा आपका 41 का। ठीक है ना, बी राइट आंसर, माइनस में ले जाना है ना। चलिए उसके बाद 42 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में नहीं है, तो समांतर श्रेणी में वह नहीं होगा जिसका सार्व अंतर समान नहीं होगा। इस सभी का अंतर अगर समान निकल जाएगा, अगर इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे, दोनों का अंतर बराबर हो जाएगा तो वह समांतर श्रेणी है। अगर बराबर नहीं होगा तब वह समांतर श्रेणी नहीं है। तो सी इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सी जो है समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि इसका अंतर समान नहीं निकलेगा। ठीक ना, चलिए उसके बाद देखिए 43 नंबर प्रश्न। 43 नंबर का रहा एक्स अक्ष से बिंदु Q 3,6 की दूरी है। एक्स अक्ष से जो दूरी होता है वह क्या कहलाता है, वह कोटि कहलाता है। ठीक है ना, एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, कोटि। इसको नोट कर लीजिए, इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज होता है। जैसे पहले समझिए एक्स और वाई होता है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। ये एक्स वाला क्या होता है, भुज होता है, भुज, और ये वाई वाला क्या होता है, यह होता है कोटि। ठीक, इसी में अगर सिर्फ कहता कि भुज कौन है और कोटि कौन है, तो ये भुज हो जाता 3 और कोटि 6 हो जाता। ठीक, लेकिन यहाँ कह रहा है एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी जो हो जाएगा वाई निर्देशांक होता है, वाई निर्देशांक। ठीक ना, निर्देशांक, वाई निर्देशांक नोट कर लीजिएगा, या इसे कोटि भी कह सकते हैं। ठीक है ना, कोटि भी कह सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। अगर कह दे एक्स अक्ष से दूरी, दूरी की बात करें तो वाई निर्देशांक होता है, यानी कि कोटि हो जाएगा। वही अगर कह दे कि वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी, तब क्या हो जाएगा एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक यानी कि भुज हो जाएगा, भुज भी कह सकते हैं। ठीक है ना, भुज, इसे भुज भी कह सकते हैं। ठीक ना, इसे मिटाते हैं, भुज सही से लिखना है। ठीक ना, क्या हो जाएगा भुज। ठीक, नोट कर लीजिए कॉपी में। अगर एक्स अक्ष से दूरी के है तो वाई निर्देशांक, तो वही एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी मांग रहा है तो वाई निर्देशांक हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। 6 आपका बी में आंसर है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। वही वाई अक्ष से दूरी कहता तो एक्स निर्देशांक यानी कि भुज हो जाता। दोनों में अंतर है। ठीक है ना, समझ गए। चलिए 43 हो गया। 44 नंबर प्रश्न देखिए। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिंदु
4.5, 6.5 किस पाद में? देखिए पहले पाद को आप लोग समझिए। ये ग्राफ है, ग्राफ में क्या होता है, इधर प्लस, यानी कि प्लस प्लस होता है दोनों में। ये हो गया आपका प्रथम पद, ठीक ना, प्रथम पद, प्रथम पाद कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद इसमें क्या होता है, हमेशा पहले एक्स होता है फिर वाई होता है। जैसे ई दिया है तो एक्स हुआ, ई वाई हुआ, ठीक। और दूसरा पद में क्या होता है, एक्स माइनस में वाई प्लस में होता है, तो इसे कहते हैं द्वितीय पाद, द्वितीय पाद, ठीक। और इसमें क्या होता है, एक्स माइनस में वाई भी माइनस में, तो ये होता है तृतीय पाद, ठीक ना, तृतीय पाद। और इसमें क्या होता है, एक्स प्लस में वाई माइनस में, इसे कहते हैं चतुर्थ पाद, चतुर्थ पाद। तो यहाँ देखिए कि x भी माइनस प्लस में है, y भी प्लस में है, देखिए माइनस नहीं लगा हुआ है, तो दोनों प्लस में है, तो किस में है, दोनों प्लस प्रथमा में है, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अंक नहीं देखना है, सिर्फ माइनस प्लस देखना है, ठीक ना। वही मान लीजिए हम दे दिए -7, -2, तो ये किस पाद में होगा, तो दोनों में माइनस लगा है, तो दोनों में माइनस किस में रहता है, तृतीय पाद में, ठीक ना। इस प्रकार पकड़ना है। चलिए समझ गए हम। उसके बाद 45 नंबर कह रहा है, बिंदु ए 3, -4 और बी 1, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक। मध्य बिंदु क्या होता है, मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 का बटे 2। इसमें ये आपका हो गया x1 और ये आपका हो गया y1, ठीक। ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो x1 + x2, तो x1 आपका 3 हो गया, प्लस x2 आपका 1 हो गया बटे 2, y1 + y2, y1 आपका -4 हो गया, प्लस y2 आपका 2 हो गया बटे 2। यही सूत्र होता है, ठीक ना। तो 3 1 4 बटे 2, 2 में से 4 घटेगा -2 बटे 2, ई 2 बार में कट जाएगा, ई -1 बार में कट जाएगा, क्या निकलेगा 2, -1, 2, -1 ऑप्शन 2, -1 सी में आंसर है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा 45 का, ठीक ना। चलिए 46 नंबर का रहा है, मूल बिंदु से P -1, -b की दूरी। मूल बिंदु से अगर आपको दूरी कह दे निकालने मूल बिंदु, तो मूल बिंदु का जो सूत्र होता है, रुकिए अच्छा से लिख देते हैं। मूल बिंदु, मूल बिंदु बराबर होता है x² + y² का √, ठीक ना। यही सूत्र होता है। ये आपका हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ठीक ना। तो x² + y² यानी कि -a का स्क्वायर प्लस -b का स्क्वायर, इसका √, ठीक। तो -a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, -b का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा √। ये ऑप्शन कहाँ पर है, इसमें इकाई लग जाता है, इकाई या मात्रक, तो ए में है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 का a² + b² के √, ठीक ना। चलिए 46 हो गया। 47 नंबर क्या कर रहे हैं, 47 नंबर कर रहा है, यदि बिंदु के 2, k, 2 और -3, -4 तथा 7, -5 संरेख हो तो k बराबर। अभी तुरंत जो हम आपको सूत्र बताए थे कि सूत्र होता है 1/2, ठीक ना। 1 नंबर में जो सवाल था उसी सूत्र पे बैठेगा, बराबर में 0 रखना, आंसर निकल जाएगा। तो इसका आंसर जो है आपका निकलेगा -63, ठीक ना। हल कर लीजिएगा, इस पर हम हल नहीं समझा पाएंगे, ठीक ना, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक ना। 48 नंबर का, यदि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 25:64 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात होगा। इसका आंसर जो होगा, देखिए अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, ठीक है ना, 25:64, अगर भुजा निकालना है तो रूट कर देना है, तो 25 का 5 निकलेगा वर्गमूल और 64 का 8 निकलेगा, 5:8 यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा 48 का, ठीक ना। अगर भुजा दिया रहे क्षेत्रफल निकालना है तब उसको स्क्वायर कर देना है, क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक। सबसे आसान ट्रिक मैंने आपको बताया। उसके बाद 49 में करा, यदि त्रिभुज के नियामक इतना दिया है, करा त्रिभुज का परिमाप, यह भी बहुत लंबा निकलेगा, इसलिए हम डायरेक्ट सिर्फ आंसर बता देते हैं। 49 का सी निकलेगा, 24 इकाई सूत्र पे बिठाइएगा, आंसर निकल जाएगा, ठीक ना। चलिए
50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर AB² बराबर BC² प्लस A², तो कोण C बराबर, देखिए कोण C बराबर 90 डिग्री निकलेगा, क्योंकि कह रहा है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण बराबर कब होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखिए H बराबर कब होता है? B² प्लस P² प्लस B²। कब होता है? जब समकोण त्रिभुज रहे, यानी कोण का मान 90 डिग्री रहे, तब होता है। ठीक है ना, तो बी राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। 51 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि 45 तथा 60 का मोसो, 45 तथा 60, 45 और 60 को तोड़ेंगे हम लोग। 45 को तोड़ेंगे 3 से, 15 तिया 45, ठीक ना। उसके बाद 3 से तोड़ेंगे 5 तिया 15, 60 को तोड़ेंगे 2 से, 30 बार में 30 दूनी 60, फिर 2 से तोड़ेंगे 15 दूनी 30, फिर 3 से तोड़ेंगे 5 तिया 15। तो हमें मोसो निकालना है, तो लिखेंगे 45 बराबर 3 गुना 3 गुना 5, और 60 बराबर क्या आया है? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है ना। तो HCF, मोसो का मतलब हुआ HCF जो दोनों में मिलेगा, तो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक। उसके बाद क्या मिल रहा है? 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, इसके अलावा तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो 5 तिया 15 आपका HCF निकल जाएगा, यानी कि 15 डी में दिया है, ऑप्शन डी में, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लगभग 55 मिनट का हो गया है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। बहुत जल्द इससे आगे हम 52 से 100 तक आप लोगों को करवा देंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को।